ओके मैम, ओके। गुड इवनिंग। आज हम संविधान के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चालू करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों के बारे में बात कहा गया है। और हमारे इसके बारे में बेसिक बातें ये हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वह अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लेख है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ठीक। और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की तुलना की गई है मैग्ना कार्टा से, यानी इसको हम अपने संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा होता क्या है? तो मैग्ना कार्टा तात्पर्य है अधिकार पत्र से। ये सबसे पहले ब्रिटेन में दिया गया था, ब्रिटेन के नागरिकों को दिया गया अधिकार पत्र था। तो इसीलिए हम इसकी तुलना किससे करते हैं? मैग्ना कार्टा से करते हैं। ठीक। तो ये हो गया बेसिक बातें। ठीक। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? तो हम कहें कि फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स। यानी हमारा जो मूल अधिकार है वो मूलभूत, यानी मानव के मूलभूत बेसिक ह्यूमन राइट्स है, मानव के मूलभूत अधिकार होते हैं जिसको इसका मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, यानी फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स दैट प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको हमारे संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसे विशेष प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी उसको प्रोटेक्शन प्राप्त किया गया है। ठीक। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को कौन कौन से प्रोटेक्शन प्राप्त किए गए हैं, कौन कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो स्पेशल प्रोटेक्शन, इसका मतलब है कि हमारे फंडामेंटल राइट को कौन सा स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। तो हमारा फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है, इसका मतलब मूलभूत क्यों है, तो इसके बारे में पहले हम जानते हैं कि स्पेशल प्रोटेक्शन कौन सा प्राप्त है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक। तो इसमें सबसे पहले बात करें थे हम, तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होता है, अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स को, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर क्या होता है, वायलेशन होता है, यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर हम सीधे यानी डायरेक्ट कहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, यानी हम सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बाकी किसी अन्य मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जाने का प्रावधान नहीं है, बाकी हमको हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। जबकि फंडामेंटल राइट एकमात्र ऐसा हमारा क्या है, राइट्स है, जिसके वायलेशन पर हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा प्रोटेक्शन क्या है? तो दूसरा प्रोटेक्शन जो इसको दिया गया है संविधान के द्वारा, तो दूसरा प्रोटेक्शन ये दिया गया है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन, इसका मतलब है फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन, निलंबन, फंडामेंटल राइट का निलंबन या सस्पेंशन किसी विशेष यानी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही किया जा सकता है। किसी विशेष परिस्थिति, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त
किसी विशेष परिस्थिति में यानी स्पेशल सरकमस्टांसेस में ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि हमारे संविधान में कुछ स्पेशल सरकमस्टांसेस के बारे में बात की गई है, तो हाँ इसके लिए हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन कब हो सकता है, तो फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन केवल इमरजेंसी के दौरान ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन इमरजेंसी के दौरान किया जा सकता है। वो भी फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसका सस्पेंशन इमरजेंसी के दौरान भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अगला जो हमारा स्पेशल प्रोटेक्शन है, स्पेशल प्रोटेक्शन ये है अगला कि जब भी फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना होगा, फंडामेंटल राइट में जब भी अमेंडमेंट यानी संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट में जब भी अमेंडमेंट करना होगा तो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हमेशा स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाएगा, विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है जब भी फंडामेंटल राइट में क्या करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा, तो स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 मेजॉरिटी से किया जाएगा। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर फंडामेंटल राइट में कोई भी अमेंडमेंट करना होगा तो जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसको लोकसभा और राज्यसभा में कुल सीटों का अलग अलग 2/3 से यानी 2/3 से क्या करना पड़ेगा, उसको पास कराना पड़ेगा। अगर 2/3 से ये पास होता है तब उसमें अमेंडमेंट संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्पेशल प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कुछ विशेष प्रोटेक्शन यानी संरक्षण दिया गया है। और विशेष संरक्षण ये है, पहला है कि वायलेशन होने पर कहाँ जा सकते हैं, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, इसका सस्पेंशन हमेशा स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। और तीसरा है कि अमेंडमेंट, इसमें संशोधन हमेशा स्पेशल मेजॉरिटी से ही किया जाएगा, अन्यथा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो अब देखिए हम फंडामेंटल राइट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट, तो मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे मैं बात करूं कि फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स जो हमको दिए गए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स पे लिमिटेशन लगाया गया है। लिमिटेशन का मतलब हो गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये होगा कि जितने भी फंडामेंटल राइट, जितने भी अधिकार दिए गए वो हमको यानी इसका मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं दिए गए हैं सारे अधिकार, उस पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगाया गया है। जैसे मैं बात कहूँ आर्टिकल 19 में हमारा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात किया गया है कौन सा, आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में बात कही गई है, इसका मतलब हमको कुछ भी कहने यानी सोचने और कुछ भी कहने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए हम किसी व्यक्ति को गाली दे दें। तो गाली देना हमारा आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इसलिए है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको समय समय पे हर जगह रोका गया है, उस पर लिमिटेशन लगाया गया है। तो पहला हो गया लिमिटेशन। दूसरा क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक वही है कि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा, वायलेशन होगा, तो फंडामेंटल के वायलेशन पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका मतलब है ये क्या है, इनफोर्सिएबल है। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, इनफोर्सिएबल है। इनफोर्सिएबल का मतलब क्या है कि इसको हम फोर्स बाय लॉ, इसका मतलब है कि इसको कानून के माध्यम से लागू करवाया जा सकता है। इसका मतलब है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है अगर उसका वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसको लागू करने का काम करेगा। ठीक। और तीसरी बात यह है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसका नेचर, इसका स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का नेचर निगेटिव है।
निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। निगेटिव का मतलब होता है, ऐसे कह सकते हैं हम, कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स में राज्य को, यानी जो हमारा स्टेट है, स्टेट को प्रिवेंट किया गया, रोका गया है, स्टेट को रोका गया है कि स्टेट ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा, स्टेट ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या करता हो, वायलेशन करता हो या फिर रोकता हो। इसका मतलब है राज्य को कोई गलत काम यानी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के संबंध में राज्य को रोकने का काम करता है। इसलिए इसका स्वरूप कैसा कहा गया है, इसका नेचर कैसा है, निगेटिव है। ठीक, ऐसे ही हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट चौथा नंबर है, जिसके बारे में हम फोर्थ नंबर है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, केवल इंडियन सिटीजन्स। केवल का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास, यानी हमारे कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो अन्य लोगों को भी प्राप्त है, जिसको हम कहते हैं फॉरेनर। ठीक है, तो ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो फॉरेनर्स प्लस किसको प्राप्त हैं, इंडियंस को। तो कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर यानी विदेशियों को साथ साथ इंडियंस को प्राप्त हैं। अच्छा, जो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, बात किया जाए सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स तो इंडियंस को तो प्राप्त ही हैं, इंडियन सिटीजन के लिए ही है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो विदेशियों के लिए भी है। तो ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, आइए देखते हैं। जैसे मैं बात करूं कि ऐसे फंडामेंटल राइट्स, ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए, तो उसमें कौन कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, तो आर्टिकल हमारा आ जाएगा 15, आर्टिकल हमारा आ जाएगा 16, आर्टिकल हमारा आ जाएगा 17, आर्टिकल हमारा आ जाएगा 29 और हमारा एक आर्टिकल आ जाएगा 30। जैसे मैं बात करूं आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 के बारे में कहा गया प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव को क्या किया जाएगा, समाप्त करने की बात की गई है। ठीक है, और आर्टिकल 16 जो है हमारा, आर्टिकल 16 है जॉब के लेकर है, नौकरियों के संबंध में है, जॉब के लेके, यानी कि इक्वलिटी इन क्या अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि हर जगह सबको क्या जाएगा, समान मौका दिया जाएगा। जैसे ही आर्टिकल 17 की बात किया जाए तो अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत की बात करता है। तो ये क्या है, ये केवल इंडियंस के लिए है। जैसे हमारा आर्टिकल 29 एंड 30 ये माइनॉरिटीज की बात करता है। तो जो हमारा आर्टिकल 15 है, 16 है, 17 है, 29 है, 30 है, तो ये जो 5 आर्टिकल्स हैं वो केवल इंडियन सिटीजन्स को दिए गए राइट्स हैं। जबकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर को भी दिया गया है, फॉरेनर को भी दिया गया है। तो ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इंडियन के साथ साथ फॉरेनर को भी दिया गया है। जैसे मैं बात करूं आर्टिकल 14 की बात करूं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, इसको हम बाद में जोड़ा गया है, इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की गई है, राइट टू एजुकेशन के बारे में। और एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में जब भी कैपिटल लेटर का प्रयोग हो जाए, यानी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C का प्रयोग हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्टिकल है इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। इसका मतलब है इसको बाद में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक, ऐसे ही आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25 करते करते 28 तक, यानी जो ये सब आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इंडियन को तो प्राप्त ही हैं, इंडियन सिटीजन को तो प्राप्त ही हैं, इंडियन सिटीजन के साथ साथ किसी फॉरेनर, किसी विदेशी को भी ये अधिकार क्या है, दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारी एक ये भी विशेषता हो गई, यानी ये चौथी विशेषता हो गई, चौथा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब देखते हैं अगला। जैसे मैं बात करूं अगला कैरेक्टरिस्टिक की, पांचवा, तो 5 नंबर जो इसकी जो पांचवी विशेषता है वो ये है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं या फिर कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि अगेंस्ट द किसके हैं, अगेंस्ट द स्टेट हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो अगेंस्ट द स्टेट हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि किसी इंडिविजुअल के लिए दिया गया है। इंडिविजुअल का मतलब क्या, किसी विशेष वर्ग को दिया गया अधिकार है।
यानी कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो किसी विशेष वर्ग को दिया गया अधिकार है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो अगेंस्ट द स्टेट है, यानी राज्य के विरुद्ध में दिया गया है। तो अगेंस्ट द स्टेट यानी राज्य के विरुद्ध में दिया गया कौन सा अधिकार है, तो जिसकी बात करते हैं हम हमारे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। इसका मतलब आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, जैसे मैं आर्टिकल 15 की बात करूं, कहता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी इसमें भेदभाव की मनाही करता है। किसको करता है? राज्य को करता है, स्टेट को कहता है कि स्टेट किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसमें क्या कहता है? स्टेट किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर नहीं करेगा? तो रिलीजन के आधार पर नहीं करेगा, कास्ट के आधार पर नहीं करेगा, सेक्स के आधार पर नहीं करेगा, बर्थ के आधार पर नहीं करेगा, ठीक। और उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा डिसेंट के आधार पर नहीं करेगा। तो इन आधारों पर राज्य क्या नहीं करेगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसी तरीके से आर्टिकल 16 में बताया गया है कि राज्य इसमें भी क्या नहीं करेगा? जो अपॉर्चुनिटी है, जो जॉब में जो अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए, तो जॉब में अपॉर्चुनिटी के लिए राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सबको, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसी तरीके से मैं बात करूं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो किसी विशेष वर्ग को दिए गए हैं, किसी विशेष वर्ग को। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 किसी विशेष वर्ग को दिया गया क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 17 कहता क्या है? आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अनटचेबिलिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। अनटचेबिलिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। इसका मतलब है छुआछूत। अनटचेबिलिटी क्या है? एक दंडनीय अपराध है, एक छुआछूत है। मतलब दंडनीय अपराध है। इसका मतलब है छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध का मतलब हो गया ये कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी किया जाता है, तो अनटचेबिलिटी किसके साथ किया जाएगा? तो बाद में इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को परिभाषित नहीं किया गया था। तो बाद में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट। जिसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट। सिविल एक्ट 1955। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955 में हमारे पार्लियामेंट ने इसको डिफाइन किया, अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया, और बताया कि अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी करता है तो किसको, यानी कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी करता है तो उसको कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा। ये कब बनाया गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1959 में, ठीक है। तो इसका मतलब जब इसमें इसको परिभाषित किया गया, जब अनटचेबिलिटी को परिभाषित किया गया, तो पार्लियामेंट ने कहा कि जो हमारा इसका मतलब है, इसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के साथ जाति यानी कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करता है, तो उसको क्या माना जाएगा? अनटचेबिलिटी माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेड्यूल कास्ट है किसी विशेष वर्ग को दिया गया। जो आर्टिकल 17 है वो किसी विशेष वर्ग के लिए, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, और बाद में शेड्यूल ट्राइब भी जोड़ दिया गया। इसका मतलब है शेड्यूल कास्ट के लिए दिया गया क्या है? अधिकार है। इसका मतलब जो आर्टिकल 17 है वो किसी विशेष वर्ग को दिया गया अधिकार है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था, हमारे यानी जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इसमें अगला पॉइंट कर सकते हैं 6 नंबर कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे। 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे, यानी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन एक हमारा फंडामेंटल राइट्स था जिसको हम कहते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी। एक हमारा फंडामेंटल राइट था जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था,
संपत्ति के अधिकार को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन कौन से आर्टिकल में था, तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा आर्टिकल था आर्टिकल 31 में था और आर्टिकल 19 का क्लास 1 सब क्लास एफ में था। इसका मतलब है जो पहला ब्रैकेट होता है उसको बोलते हैं क्लास, जो दूसरा ब्रैकेट उसका बोलते हैं क्या बोलते हैं, सब क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था इसको फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया और फंडामेंटल राइट से बाहर करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में एक नए आर्टिकल 300 यानी 300A में ऐड कर दिया गया, इसको 300A में जोड़ दिया गया। तो 300A, अब देखिए यहाँ पे दिया गया 300A का मतलब एक कैपिटल लेटर में दिया गया। कैपिटल लेटर का मतलब है कि इसको बाद में जोड़ा गया है, जब भी कहीं कैपिटल लेटर दिखाई देगा इसका मतलब उसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक, तो ये हो गया। इसका मतलब है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया, तो अब हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो 7 थे, लेकिन हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 7। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमारे 7 थे तो एक को हटा दिया गया, अब कितने बच गए, तो अब हमारे पास 6 बच गए, यानी 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय हैं। तो पहला कौन सा है, तो पहले को हम बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, बोलते हैं समानता का अधिकार। तो राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 टू 18 क्या हमारा है, तो राइट टू इक्वलिटी है। ऐसे ही हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट्स है जिसको बोलते हैं क्या, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 टू 22 तक। ठीक, आर्टिकल 19 टू 22। इसी तरीके से हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट्स है जिसको बोलते हैं राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। इसी तरीके से हमारा जो चौथा फंडामेंटल राइट्स है उसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कितने से कितने आर्टिकल बीच में है, तो 25 टू लेकर 28 तक, 25 टू 28 तक। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो पांचवा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा पांचवा 5th नंबर का फंडामेंटल राइट्स है उसको बोलते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। तो एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स जो हमारा है कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो ये बेसिकली माइनॉरिटीज को दिया गया राइट्स है जिसका मैंने पहले बता दिया है। तो इसके बाद जो हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा 6 नंबर का फंडामेंटल राइट्स है उसको हम बोलते हैं राइट टू
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। इसका जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32 में है। यानी आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज के बारे में बताया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, इसका मतलब ये है कि इस रेमिडीज का मतलब होता है उपचार। उपचार मतलब क्या हो गया? उपचार का मतलब ये हो गया कि जब भी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, जब भी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अप्रोच करेगा। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगा। और जब भी वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? रिट जारी करती है। क्या करती है? रिट जारी करती है। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत कौन रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हमारा हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। ठीक है। और एक बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा रिट जारी करने का क्या है, जो रिट जारी करने की शक्ति है, रिट जारी करने की शक्ति के मामले में हमारे हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। यानी एकमात्र ऐसा मामला है रिट जारी करने के संबंध में कि हाई कोर्ट के पास क्या है? ज़्यादा शक्ति है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति हाई कोर्ट के पास है रिट जारी करने के मामले में। तो ये हमारा क्या हो गया? यानी 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गया। अब हम आगे भी देखते हैं कुछ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे मैं बात करूं कि मैंने बताया कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लेख वो कितने से कितने आर्टिकल में है? तो मैंने शुरू में बताया कि आर्टिकल 12 to 35 तक है। आर्टिकल 12 to 35 तक क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जब मैंने बताया आपको, जब मैंने टाइप्स बताया कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने बताया, पहला बताया राइट टू इक्वलिटी। क्या बताया? राइट टू इक्वलिटी। और लास्ट में क्या बताया? रेमिडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज बताया। तो जब मैंने इक्वलिटी चालू किया था तो वो था कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14 था। और जो मैंने खत्म किया तो आर्टिकल 32 था। इसका मतलब कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो छूट गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 35। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। क्या ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है? नहीं, ये भी फंडामेंटल राइट्स ही है। इसका मतलब है दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। बट लेकिन ये हमको किसी प्रकार का राइट्स नहीं देते हैं। यानी जो ये आर्टिकल्स हैं इसमें किसी प्रकार के राइट्स का उल्लेख नहीं किया गया है। ये केवल क्या किए गए हैं? इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे इसकी बात किया जाए आर्टिकल 12 की, तो इसमें बताया गया है कि फंडामेंटल, इसका मतलब इसमें स्टेट का डिफिनीशन बताया गया है। ठीक। तो इसी प्रकार जितने भी आर्टिकल्स हैं इसमें किसी भी राइट्स का मतलब उल्लेख नहीं किया गया है, किसी राइट्स को दिया नहीं गया है किसी व्यक्ति को। इसका मतलब इसमें कुछ विशेष जानकारी दी गई है, कुछ विशेष इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसलिए इसको किसी भी राइट्स में नहीं इंक्लूड किया गया, जोड़ा नहीं गया है। ठीक। अब देखते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं आर्टिकल, मैं बात करूं आर्टिकल 12 की, मैं आर्टिकल 12 की बात करूं, आर्टिकल 12 की बात करूं, तो आर्टिकल 12 में अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्टिकल 12 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला आर्टिकल दिया गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहला आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में ऐसा क्या है? तो आर्टिकल 12 में बताया गया है डिफिनीशन ऑफ स्टेट, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। यानी जो हमारा आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा बताता है। तो राज्य की परिभाषा क्यों बताया गया? स्टेट का डिफिनीशन क्यों बताया गया? क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने से किसको रोका गया है? तो फंडामेंटल राइट को वायलेट करने से रोका गया है स्टेट को। कहा गया है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इसीलिए हमारा सबसे पहला आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल 12 है, किसके बारे में बताया गया है? तो राइट स्टेट के बारे में बताया गया है कि राज्य कहेंगे किसे? स्टेट। इसका मतलब है कि अगर स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करेगा तो सबसे पहली बात यह है कि स्टेट कहाँ किसे जाएगा, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ स्टेट। तो पहला इसमें है, इसमें
पहली बात बताई गई है। जैसे इसका मतलब है कि जैसे मैं कहूं कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यानी पार्लियामेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों को दोनों ही स्टेट के डिफिनेशन में आएंगे, यानी राज्य की परिभाषा में आएंगे, और दोनों को दोनों ही हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से दूसरा बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, जो स्टेट यानी अलग अलग राज्यों में जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, वह भी चाहे वह हो, उसके बाद चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य सरकार हो, ठीक है, चाहे स्टेट क्या हो, गवर्नमेंट हो, इसका मतलब चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे क्या हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यह दोनों भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से मैं तीसरी बात करूं तो जो हमारा, जैसे हम कह सकते हैं लोकल बॉडीज, जो हमारी स्थानीय संस्थाएं हैं, लोकल बॉडीज जिसको बोलते हैं पंचायती, जिसको बोलते हैं म्युनिसिपालिटीज, जिसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 एंड 12 में किया गया है। तो लोकल बॉडीज भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकती हैं। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति यानी एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, institutions that use the power of गवर्नमेंट, यानी ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई संस्था, इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसा कोई एनी पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, संस्थान जो गवर्नमेंट के पावर का क्या कर रहा हो, यूज कर रहा हो। इसका मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई संस्था जो सरकार की शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, सरकार यानी गवर्नमेंट के पावर का यूज कर रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये सरकार है, इसका मतलब गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट इसका मतलब जो स्टेट हमारा है, स्टेट में कौन कौन आ जाएगा, तो पार्लियामेंट आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, लोकल बॉडीज में कौन कौन, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, और एनी पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे मैं कहूँ कि हमारे जिले का डीएम, हमारा जो डीएम होता है, जो डीएम या एसडीएम होते हैं, वो क्या करते हैं, सरकार की शक्ति का क्या है, प्रयोग करते हैं। इसका मतलब वह भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ किसी इंस्टीट्यूशन की बात करूँ, जैसे मैं कहूँ एलआईसी क्या है, ये भी सरकार की शक्ति के प्रयोग कर रही है, इसका मतलब सरकार के साथ इसका शक्ति साझा है। ठीक है, तो इसलिए एलआईसी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।